गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ हम इस पर जो साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस देख लें। इसके बाद अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके पार्ट्स में एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसे कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इसका जो है वाइटल इम्पोर्टेंस है, वाइटल इम्पोर्टेंस। इसके बिना जीवन जो है यह संभव नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं और इस क्लोरोफिल को के द्वारा ही प्लांट्स भोजन बनाते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं हेमोग्लोबिन, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं और इसका भी इम्पोर्टेंस हमारे जो लाइफ है उसमें होते हैं। इसके अलावा इसका बहुत सारा जो है यूज होता है। इसका यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यूजेज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो है जो बेसिक रेडिकल है उसका टेस्ट करते हैं। पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। पॉलीमराइजेशन मेटलर्जी में यूज होता है। इसके बाद हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली बनते क्या है, इसको जानने के पहले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने के पहले हमको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली बनता कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड, एडिशन भी कर सकते हैं, एडिशन कंपाउंड। ये जनरली लेबोरेटरीज में हम कभी कभी यूज करते हैं। तो एडिशन कंपाउंड में जैसे टू और मोर स्टेबल साल्ट्स, स्टेबल जो है कंपाउंड्स ले लिए थे, मॉलिक्यूल्स, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया in a definite proportions, in definite proportions में ले लिया। And when these two are crystallized, on crystallization, इसको जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी इसको पहले पानी में डालकर घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं, तो दो तरह के इससे कंपाउंड्स बनते हैं। एक कंपाउंड्स जैसे एग्जाम्पल में हमने पोटासियम क्लोराइड और MgCl2 इसको मिला दिया और वाटर को मिला दिया। इसको मिलाने के बाद हमने एक कंपाउंड देखा, वह क्या है, KCl, MgCl2 and 6H2O।
इसको हम कार्नेलाइट कहते हैं, कार्नेलाइट। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 हमने लिया, अमोनियम सल्फेट और 6H2O, इसको मिला करके क्रिस्टलाइज करते हैं तो यह सिर्फ जो है जुट जाता है NH4 whole 2 SO4 and 6H2O। इस तरह से कुछ केस में क्या होते हैं कि ये दो केमिकली कॉम्बाइंड होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लें KCN4 और दूसरा अगर हम उसमें ले लें FeCN2, इस दोनों को मॉलिक्यूल को अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं, यानी इन दोनों को मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज K4FeCN6। ये उसी तरह से अगर सिल्वर साइनाइड और पोटासियम साइनाइड को लेते हैं, सिल्वर साइनाइड और पोटासियम साइनाइड हमने ले लिया, मिक्स कर दिया, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, पोटासियम KAgCN2। ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, हमारा एडिशन कंपाउंड्स है। इस एडिशन कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि ये सिंपली मिक्स होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डबल साल्ट। ये क्या हो गया, डबल साल्ट। और दूसरा जो एडिशन कंपाउंड बना वह क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना और ये डबल साल्ट, ये दोनों क्या है, हमारा एडिशन कंपाउंड्स। यस, अब इस दोनों में हम देखते हैं ये डबल साल्ट एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या है। अब ये क्या है, सिंपली मिक्स होते हैं, क्रिस्टलाइज, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, यानी दोनों साल्ट सिंपली मिक्स हो जाते हैं, फिजिकली मिक्स हो करके क्या बनाते हैं, एक डबल साल्ट बना देते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ये केमिकली मिक्स हो करके इसका एक नया कंपाउंड बना देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम देखेंगे। तो अब इस डिफरेंस को देखने के लिए हमको क्या देखना है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक डबल साल्ट है और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो डबल साल्ट है, अगर दोनों को हम वाटर में डाल दें, इन वाटर, है ना, दोनों को अगर हम डालते हैं तो ये जो साल्ट है डबल साल्ट, हाँ, ये क्या देता है, गिव्स ओनली सिंपल आयंस, छोटे छोटे आयंस देते हैं। जैसे अगर हम कार्नेलाइट को लेते हैं, KCl MgCl2 एंड 6H2O, अगर इसको हम आयनाइज करते हैं तो यह आयनाइजेशन के बाद K+ और Cl- और Mg2+ एंड 6H2O ये बनते हैं, ये सारे सिंपल आयन में टूट जाते हैं। लेकिन अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम आयनाइज करते हैं तो जैसे K4FeCN6, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको अगर हम आयनाइज करते हैं, आयनाइज हमने किया, वाटर में डाला, तो इसमें दो तरह के आयंस बनते हैं, 4K+ और दूसरा FeCN6 4-, दो तरह के आयंस बनते हैं। इसका मतलब क्या है
कि यह क्या देता है कि सिंपल आयन, और दूसरा क्या देता है, कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज होकर के क्या देता है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ये तो मेन डिफरेंसेस है दोनों में। ये क्या देता है, सिंपल आयंस, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस। तो जो कॉम्प्लेक्स आयंस दे वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड बना एडिशन कंपाउंड्स डबल साल्ट में, यह कंपाउंड्स रिटेन्स इट्स identity properties of the constituents. It means it retains the properties of the constituents, properties of the constituents. इसका मतलब क्या हुआ कि यह जिस चीज से बना हुआ है, जैसे मान लो पोटासियम क्लोराइड से बना है और मैग्नीशियम क्लोराइड से, ये इससे बना है, तो जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में KCl, MgCl2 एंड 6H2, ये जो कार्नेलाइट है, ये डबल साल्ट है, यह इसमें जो है पोटासियम क्लोराइड यानी पोटासियम का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड इसका भी प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी यह जो डबल साल्ट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी से। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि यह क्या है, एक तरह का फिजिकल मिक्सिंग है। यानी फिजिकल हम उसको मिक्स किए हुए हैं। अगर फिजिकली मिक्स करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्रोडक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, जो हमने मिलाया, जैसे पोटासियम साइनाइड मिलाया था और इसमें क्या मिलाया था, FeCN2, ये तो अब जैसे ही मिलाया जो कंपाउंड बना हमारा, ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में यह पोटासियम का तो टेस्ट दे देगा, लेकिन इसका आयरन का नेचर बदल जाता है। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स constituents. It means their properties does not retain. It means change हो जाता है, change from its constituents, constituents से जो इससे है, इससे इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। समझ गए? ये दो मेन डिफरेंस हैं। ज्यादा डिफरेंस देखने की। अब इसमें क्या है, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। तीसरा अगर हम प्रॉपर्टी इसमें ये देखना चाहें तो इसमें देखो K+Cl- Mg2+Cl-, ये जो बना है इसमें क्या होते हैं, ओनली आयनिक बॉन्ड। यानी डबल साल्ट में जो भी कंपाउंड्स बने वह क्या होता है, आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। लेकिन इसमें जो बना, इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड जो कि आयंस में टूटा, यानी आयनिक बॉन्ड, एज वेल एज दूसरा क्या बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके साथ ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दोनों बॉन्ड्स होते हैं इसमें मौजूद। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन पढ़ना हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसलिए अब हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को देखते हैं। अगर दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाए तो ये तीन जो पॉइंट है, तीन पॉइंट जो मैंने दिया डिफरेंसेस का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना जरूरी है। अब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
एंड इट्स पार्ट्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको देखना है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कंपाउंड विच ऑन आयनोजेशन के बाद क्या देता है, कॉम्प्लेक्स आयन्स। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए कंपाउंड विच गिव्स, क्या देते हैं, विच आयोनाइजेस एंड गिव, और क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। इज इट क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब इसका पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पार्ट्स, अगर इसमें क्या देखते हैं, पार्ट्स कौन कौन है, पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल अगर हम ले लें K4 FeCN6, एक पार्ट हमने एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे CuNH3 4SO4, ये दो हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसे अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखते हैं कि इसमें इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर में है ना, यह आयनाइज हो करके क्या देगा, 4K+। तो इसमें जो है ये 4K+ ये देगा। तो ये जो पार्ट्स है हमारा, इस पार्ट्स को हम कहते हैं काउंटर आयन। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम इसको पहले मिटा देते हैं नीचे वाले को, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम देखते हैं इसको पहले। काउंटर आयन क्या है, आयन लाइज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर में आयन्स हैं, उस आयन को हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन हो गया हमारा, एक पार्ट हो गया काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन्स हमारा दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था CuNH3 4SO4, ये देखते हैं। इसमें इस तरफ ये भी आयन बनाएंगे, क्या, SO4 2-, ये बनेगा इससे। तो ये आयन भी क्या कहलाया, हमारा काउंटर आयन। यानी काउंटर आयन्स स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी हो सकता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में भी हो सकता है। तो इस तरह से काउंटर आयन्स हमारा दो तरह के होते हैं, एक कैटायनिक काउंटर आयन और दूसरा हुआ एनायनिक काउंटर आयन। कैटायनिक क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले रहेगा, बिफोर स्क्वायर ब्रैकेट, और आफ्टर ये क्या रहेगा, आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में रहेगा, राइट साइड। तो काउंटर आयन हमारा हो गया, इसमें काउंटर आयन K4 है, यह कैटायनिक है, और SO4 क्या है, एनायनिक काउंटर आयन्स। एक पार्ट हमने पढ़ लिया। अब इसी को मिटा देते हैं, दूसरी पार्ट्स में चलते हैं। दूसरा पार्ट्स हमारा क्या है, ये हम इसको देखते हैं, या पूरे पहले ये ले लेते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये होल चीज को, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, है ना, इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन
इंटिटी, कोऑर्डिनेशन इंटिटी भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके साथ बनते हैं उसके अंदर की बात, उसको घेर कर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी यही स्फीयर बनाता है हमारा। यानी ये जो मेटल है इसके चारों तरफ ये घुमा हुआ एक स्फीयर बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पार्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका डिफिनेशन भी हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which lie inside square ब्रैकेट के अंदर में जो रहते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्योंकि ये जो Fe है इसके चारों तरफ यह जो है अरेंज्ड होते हैं और स्फीयर के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस पार्ट्स में अंदर की बात को देखते हैं। इसमें Fe इसको देखना है। Fe क्या है? ट्रांजिशन मेटल। क्या है? ट्रांजिशन मेटल। एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? पेरियोडिक टेबल के बीच में रहता है, यानी ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स ये क्या करते हैं? ये इसमें जो है अवेलेबल होते हैं ऑर्बिटल्स, खाली होते हैं ऑर्बिटल्स, अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? जुटे रहते हैं Cn से दूसरे से, यानी वो जो खाली ऑर्बिटल है उसको दूसरा जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है वो उसको क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो यह इसके ऑर्बिटल जो खाली रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल क्या काम करता है? लिविश एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। क्योंकि ये जो है Cn क्या है हमारा? लिगेंड्स क्या हुआ? ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है। इसमें क्या है? दैट मे बी द एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिगेंड्स क्या हुआ? एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which join with the central metal atoms, which join with central metal atom or ion by coordination bond, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसी को लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड का डिफिनेशन हो गया। तो लिगेंड का डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? चाहे वो एनायंस है, चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी वह एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होता क्या है कि दो एटम्स जुड़ते हैं, उसमें जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह एक ही एटम्स जो है शेयर करते हैं। एक ही एटम्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक ही एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर करके बनाते हैं। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ये लिगेंड्स क्या हो सकते हैं? एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर, जिसपे लोन पेयर है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वह क्या काम करता है? लिगेंड्स का। अब लिगेंड्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है?
आयरन के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ जुड़ता है। यानी आयरन से जुटा हुआ है सेंट्रल मेटल से, किस बॉन्ड से जुटता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। तो ये लिगेंड, इसका जो नेचर है वह क्या होगा? लिविश बेस। क्योंकि जो बेस होते हैं, लिविश ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, वह क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, और जो एक्सेप्ट करते हैं वह एसिडिक नेचर का। तो सेंट्रल मेटल एटम्स ये क्या है? लिविश एसिडिक नेचर, और ये क्या है हमारा? लिविश बेसिक नेचर। अब इस कंडीशंस में हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ ट्रांजिशन मेटल ही क्यों यूज होता है, ये भी हम अगर देख सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की सोच क्या करता है? वेरिएबल वैलेंसीज। वो अलग अलग वैलेंसी शो करता है, साइज में भी छोटा होता है, साथ ही उसमें अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अधिक से अधिक होते हैं। डी ऑर्बिटल उसमें जो है खाली हो जाते हैं। तो उसमें अवेलेबल ऑर्बिटल के कारण ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कारण क्या है इसमें अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और साइज क्या है? स्मॉलर होता है। अब इसमें हम पार्ट्स में सबको डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम इस लिगेंड को पढ़ते हैं। इसको लिख लिया आपने, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हमने सभी पार्ट्स को पढ़ लिया। अब हमारा है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये डिपेंड करता है डोनर एटम्स पे, इस पे आधारित है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स दे करके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है उस पे डिपेंड करता है। तो लिगेंड्स क्या है? एक तो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या है? वन डोनर एटम्स होते हैं, यानी वन डोनर एटम which donates the electron to the central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, एंड लिंक्स बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुट जाता है। तो एक डोनर एटम्स है। इसमें हमारा क्या आ सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में अमोनिया, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हो गया। वाटर है HOH, इसमें डोनर एटम्स क्या है? नाइट्रोजन। इसमें डोनर एटम्स क्या है? ऑक्सीजन। तो एक डोनर एटम्स है, इधर भी एक है। ये दोनों क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स भी दो तरह के होते हैं, न्यूट्रल चार्ज के आधार पे, न्यूट्रल एनायंस एंड आल्सो कैटायंस। कुछ कैटायंस भी लिगेंड्स का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ आयनिक भी होते हैं, जैसे OH-। डोनर एटम्स कौन है हमारा? ऑक्सीजन। डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन। उसी तरह से हमारा है CN-। इसमें कभी कभी ये एक्चुअली एम्बिडेंटेट है, तो नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है, और कभी कभी कार्बन भी हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? मोनोडेंटेट। क्लोराइड Cl-, ये डोनर एटम है Cl, ये मोनोडेंटेट है। जितने भी हैं ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसके अलावा और सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन चीज हमको ये देखना है कि मोनोडेंटेट लिगेंड एक्चुअली क्या है। यानी ये हमेशा क्या बनाएंगे? वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें डोनर एटम्स क्या है? एक ही है। ठीक है। अब दूसरा जो है हमको कहते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स।
डाइडेंटेट लिगेंड्स। उसी तरह से अगर 3 रहे तो ट्राइडेंटेट, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से लिगेंड्स होते हैं। अब इसमें देखते हैं मोनोडेंटेट के अलावे इधर जो भी है इसको हम पॉलीडेंटेट भी कहते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यानी एक डोनर एटम से अगर ज्यादा हो जाए डोनर एटम्स तो वैसे लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। मोनोडेंटेट हमारा हो गया, अब हमारा है डाइडेंटेट। इसमें डोनर एटम्स क्या होंगे, 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो सकता है, जैसे मान लो ऑक्सलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बनते हैं COO माइनस, COO माइनस। इसमें 2 डोनर एटम्स है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, दोनों डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 डोनर एटम्स हो गया। सल्फेट, अगर हम इसमें देखें एस, इस तरह से ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ पर डोनर एटम ये है और ये हो गया सल्फेटो। उसी तरह से इथाइलिन, ये दोनों क्या हो गए, एनाइनिक, चार्ज है इस पे माइनस माइनस। उसी तरह से और दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम इसको ले सकते हैं इथाइलिन डायएमीन, ये क्या है NH2, NH2। अब यहाँ पर डोनर एटम्स कौन होंगे, यहाँ पर लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा और ये लोन पेयर डोनेट करेगा। इस तरह से 2 डोनर एटम्स हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। उसी तरह से बाय पैरिडीनियम ये भी कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सल्फेट, ऑक्जेलेट, 3 हो गया, इथाइलिन डायमीन। इस तरह के लिगेंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। अब हमारा है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट, इसमें क्या है, 3 डोनर एटम्स, 3 डोनर एटम्स, 3 डोनर एटम्स होते हैं। इट मीन्स फॉर्म्स 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 3 डोनर एटम्स हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन। अब यहां पर देखो डाइइथाइलिन है, 2 इथाइलिन है, CH2, ये हो गया NH2। अब ये जुट जाता है किससे, नाइट्रोजन से, NH, और फिर ये जुट जाता है CH2, NH2। अब देखो डाइइथाइलिन हो गया और ट्राइएमीन हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, दूसरा ये नाइट्रोजन है और तीसरा में लोन पेयर यहाँ है, ये तीसरा डोनर एटम्स यहाँ है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड हैविंग 3 डोनर एटम्स। उसी तरह से नाइट्रिलो एसीटेटो, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, नाइट्रिलो एसीटेटो। इसका एग्जाम्पल, इसका जो फार्मूला है, नाइट्रोजन के साथ 3 एसीटेट जुटा हुआ है, CH2 COO माइनस, दूसरे में CH2 COO माइनस एंड CH2 COO माइनस। इसमें ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, ये
3 डोनर एटम्स, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब टेट्राडेंटेट तो कितने होंगे, 4 डेंटेट। उसी तरह से टेट्राडेंटेट यानी 4 डोनर एटम्स, ये सारे आसान हैं। तो 4 डोनर एटम्स, इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, हमें चार जो है अभी जो बताए, नाइट्रिलो एसीटेटो, ये इसके पहले जो था वो था नाइट्रिलो एसीटेटो, ये जो था ये ट्राइडेंटेट में हमने बता दिया था, लेकिन ये ट्राइडेंटेट नहीं है, ये क्या है, टेट्राडेंटेट। क्या है हमारा, टेट्राडेंटेट, क्योंकि 3 को तो मैंने जोड़ा, जैसे नाइट्रोजन है CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, ठीक है, CH2 COO माइनस, इसमें तो 3 डोनर एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। इस तरह से ये टेट्राडेंटेट होंगे, नो कि ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट में मैंने बता दिया, लेकिन वो मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना। वो क्या हुआ, टेट्राडेंटेट। अब उसी तरह से पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, तो पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। अब उसी तरह डायरेक्ट मैं बता देता हूं, हेक्साडेंटेट यानी 6 डोनर एटम्स। 6 डोनर एटम्स, इसका एग्जाम्पल EDTA। ये क्यों बताया हमने, क्योंकि पेंटाडेंटेट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हेक्साडेंटेट ये पूछा जाता है, EDTA इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन, D मतलब डायमीन, T मतलब टेट्रा और A मतलब एसीटेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इस चीज को देखते हैं। नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या जुड़ता है, CH2 माइनस इसके साथ जुटा हुआ है। और यह क्या जुटा है, इथाइलिन के साथ, CH 1 2 3 और 1 4, CH2 इसके साथ N, और फिर इसके साथ CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अब यहाँ पर देखना है कि यह जो EDTA है, यह वेरिएबल नेचर का है। इसमें डोनर एटम्स 1 2 3 4 डोनर एटम्स हैं। तो किसी किसी मेटल के साथ ये टेट्राडेंटेट का भी काम करता है, और किसी दूसरे अलग मेटल के साथ यह हेक्साडेंटेट का भी काम करता है। तो 4 हो गए। अब यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। इस तरह से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी हेक्साडेंटेट। कभी कभी यह पेंटाडेंटेट, तो EDTA टेट्राडेंटेट का भी काम कर सकता है किसी एक मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ यह पेंटाडेंटेट का भी काम करता है, एंड इट इज ऑलरेडी ए हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हमने अभी यहाँ तक पढ़ चुका। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड के साथ साथ अब जो है हम कुछ और टर्म्स को देखेंगे। कुछ और टर्म्स क्या है, अब पहले हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। K4 FeCN6, बार बार मैं यही दे रहा हूँ। इसके अलावे भी बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन सारे कंपाउंड्स को भी हम देख सकते हैं। अब इसमें देखो,
इस कंपाउंड में देखना है कि हमारा इस पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है ये देखना है। और यह कितने लिगेंड से कितने बॉन्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये जो बनाता है, कौन बनाता है, लिगेंड्स, लिगेंड्स। तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम्स, कितना चार्ज होगा व्हेन ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड, सभी लिगेंड्स को हटा देने पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। दूसरा, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल, विद सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दो तरह के नंबर हो गए, इस दोनों को पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस दो को देखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यही हुआ, इसको हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम जो है इस चीज को ध्यान देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। अब कोई एक एग्जांपल ले लें, यानी K4 FeCN6 मान लेते हैं, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन को हमने X मान लिया, जिसको निकालना है उसको X मान लें। अब उसके आधार पर अब हम निकालते हैं। अब यहां पर हमको देखना है K4 यानी 4 पोटासियम है और इसके जो ऊपर चार्ज है वह कितना है, +1, तो 4 × +1 ये हो गया, जितना है उसको। इसके बाद हमारा आयरन है उसको X मान लेते हैं, और Cn ये क्या है, मोनोडेंटेट, ये क्या है, मोनोडेंटेट, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज होता है, तो 6 × -1, और टोटल हमारा क्या है, न्यूट्रल यानी 0, कुछ भी नहीं है, = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + x - 6 = 0। अब x अगर रख दें इधर, 6 इधर जाए तो +6 हो गया, और 4 इधर जाए तो -4, यानी +2 इसका रिजल्ट आया। x बराबर कितना निकला, +2। इसका मतलब है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ये कितना हो गया हमारा, +2। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इसको दूसरे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं, जैसे CuNH3 SO4, अगर मान लो ये एग्जाम्पल है, इसमें Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब ये दूसरे तरह का है, तो इसमें इसको X मान लें, ठीक है, प्लस अब यहां पर 4 है, 4 NH3 है, ये मोनोडेंटेट है, लेकिन क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज क्या है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, इसलिए 4 × 0 प्लस अब सल्फेट, इस पर कितना चार्ज होता है, -2, इस पर हो गया -2 = 0। अब यहां हो गया x, ये तो क्या हो गया हमारा 0, x -2 = 0, सो x = क्या निकला, +2। इसका मतलब है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। अब एक आयन का निकाल के बता देते हैं,
जैसे कोई आयंस है, अब इसमें हमको बनाना है। जैसे मान लो PT NH3 Cl2 2+, अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे X, और 4 न्यूट्रल है यानी 4 × 0, और 2 माइनस है, Cl है माइनस, तो 2 × -1, यह टोटल पे चार्ज कितना है +2 यानी +2। दूसरी साइड में क्या हो गया +2 भी लिख सकते हो +2। अब इसको देखो, ये तो 0 हो गया तो X - 2 बचा। X कितना है 2 माइनस, है ना, ठीक। तो X - 2 = +2। 2 को इधर ले जाओगे तो X बराबर क्या हुआ 2 + 2 यानी कितना हो गया +4। तो X ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अब इस केस में, इसी केस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये मोनोडेंटेट है तो 4 × 1 एक बॉन्ड बनाएगा, एक डोनर एटम है, इसमें भी एक डोनर एटम है, 2 बॉन्ड बनते हैं, प्लस 2 × 1, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 4 + 2 यानी 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इस केस में अब यहां देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यही बनाएंगे, ये क्या है मोनोडेंटेट, और ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे बनाते हैं, तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें आयरन का कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अब उसी तरह से एक कोऑर्डिनेशन नंबर में एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे मान लो PTOH होल 2 होल 3, इसमें 4 माइनस। अब यहां पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो प्लेटिनम का X हो गया +3 और ऑक्सिलेट, ये इसका 2 है डाइडेंटेट, तो 2 माइनस है यानी C=O-, यानी क्या हो गया -2 हो गया, = -4। अब यहाँ X 3 दूनी 6 -6 = -4, X = क्या होगा, इस तरफ लाएंगे तो -4 + 6 दैट इज +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इसका +2, ठीक है। अब इसमें हमने सारी चीज पढ़ लिया। अब एक अलग तरह का लिगेंड्स भी होता है, 2 और स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड, स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का कुछ स्पेशल टाइप्स भी होते हैं, वह 2 पार्ट्स में होते हैं। एक को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, और दूसरा पार्ट्स है हमारा दैट इज चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स। ये 2 पार्ट्स में हमको देखना है, चिलेटिंग लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब हुआ क्या, कोई लिगेंड है, लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम्स, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, हैविंग 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स तो हैं, बट only one can donate at a time, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर सकता है और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर में लिख दें, यहां पर लिख रहे हैं इसको मिटा करके। अब इस केस में देखो, एग्जाम्पल हमारा हो गया, सपोज CN
C के साथ हमारा क्या जुटा हुआ है, N। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, 2 और 3 5। अब यहाँ पर डोनर एटम्स क्या है, कार्बन। अगर यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पर, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वह क्या हो गया, इस तरह से हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर डोनर एटम्स क्या है, नाइट्रोजन। तो इस Cn में 2 तरह के डोनर एटम्स हैं, 2 डोनर एटम्स हैं, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। लेकिन जब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो उस समय सिर्फ एक ही जुटेगा, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। उसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल थायोसाइनेट SCN-। इसमें जो है डोनर एटम्स क्या है, ये, और आइसोथायोसाइन NCS, इसमें जो डोनर एटम्स है वो क्या है, नाइट्रोजन, इसमें सल्फर। ये हो गया थायोसाइनेटो और ये हो गया आइसोथायोसाइनेटो, नाम बदल गया। उसी तरह से NO2 है ना, ये माइनस होते हैं, ये डोनर एटम्स क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर स्ट्रक्चर में इस तरह से NO2 यहां माइनस, इस कंडीशन में डोनर एटम्स क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये क्या है, नाइट्रिटो, और ये क्या है, ये नाइट्रो, ये नाइट्रिटो, 2 हो गए। तो ये सारे लिगेंड्स क्या है, हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये हमेशा क्या करेंगे, 2 डोनर एटम्स तो हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से हमेशा एक समय में एक ही एटम डोनेट करेंगे और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, यानी इट बिहेव्स लाइक ए मोनोडेंटेड। है तो एम्बीडेंटेड, लेकिन यह किस तरह का बिहेव करेंगे, मोनोडेंटेड का। अब चिलेटिंग लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड को कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। अब ये क्या है, इसको इसमें, और ये जो जुड़ते हैं किससे, विथ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। बाय पॉलीडेंटेड है तो हमेशा जो है इट विल कंबाइन विथ 2 कोऑर्डिनेशन, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस तरह से जुटेंगे। तो क्या बनाएंगे, विथ का सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग, रिंग चेन, रिंग बनाएंगे, फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक बनाते हैं। साइक्लिक बना दिया, यानी एज फॉर एग्जाम्पल सपोज COEN3, अगर मान लो 3+, ये है कॉम्प्लेक्स, तो ये